हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम लोग इसमें CPOSI 2024 का अंग्रेजी का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने किया 27 जून के तीनों सेट, 28 जून के तीनों सेट और 29 जून का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद हम थर्ड शिफ्ट कर लेंगे। फिर CPOSI 2022 का पेपर फिनिश हो जाएगा। आपका जब मेंस का पेपर होने वाला होगा उसके पहले हम 2023 का मेंस का पेपर करा देंगे, ठीक है। परेशान मत हो उसके लिए कि मेंस का क्या होगा, अभी किसी का मेंस नहीं कराया हूँ, ठीक है। प्रीवियस पेपर मैंने भी शुरू साल कराना ही कुछ दिन पहले शुरू किया है, तो एक बार में सबका नहीं हो पाएगा ना। पहले Tier 1 का सबका करा देते हैं, फिर उसके बाद Tier 2 का नंबर लगाते हैं। तो इस साल आपको Tier 2 देने के पहले आपको सारे के सारे Tier 2 मिल जाएंगे, ठीक है। दैट्स माई प्रॉमिस। तो अच्छा, अब ये बताओ कि क्या केवल CPOSI का पेपर सॉल्व कराया हूँ या और कराया हूँ, मन में ये बात उठ रही होगी। तो CPOSI का जो पेपर है, केवल CPOSI की बात करूँ तो 2022 का भी CPOSI करा चुका हूँ और 2023 का भी CPOSI करा चुका हूँ। 24 का चल ही रहा है, दो दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो वो मतलब 22, 23, 24 सारा का सारा हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या क्या हो चुका है देखो। इसके अलावा जो CGL है आपका, CGL का 2022-23 पूरा हो चुका है। CHSL का 2022-23 हो चुका है। MTS का 2001, 2 और 3 हो चुका है। स्टेनो का 2022 और 23 हो चुका है। तो कितने सारे सेट हैं आपके पास प्रीवियस ईयर, अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत सारा मटेरियल है। अब दूसरी बात पे आ जाओ। दूसरी बात यह है कि आप ये सब सारे डिस्कशंस क्यों करेंगे, क्यों सारे सेट लगाएंगे। देखिए, एक तो इनके सबके साथ PDF है, पहले आप PDF लगा लीजिए फिर इसको करिए, ठीक है। सबके साथ अटैच है। दूसरी बात, अगर आप 2024 में SSC का कोई पेपर देने जा रहे हैं, अब की बात कर रहा हूँ, इसके बाद का, तो आप प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगती है कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं। आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उनका स्टैंडर्ड हाई या लो हो जाता है। कभी पता लगा मॉक टेस्ट में बैंक के क्वेश्चन उठा के रख दिए, कभी कैट के क्वेश्चन उठा के रख देते हैं, या तो बहुत हाई कर देते हैं या बहुत लो कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस पेपर भी उठा के डाले रहते हैं मॉक वाले में। सबसे स्टैंडर्ड पेपर कौन सा होता है, अगर आप किसी पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका सबसे स्टैंडर्ड पेपर क्या होगा, उसी में जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं उससे आपको आइडिया लगेगी ना। बेस्ट कैलकुलेशन या बेस्ट जो अजम्पशन होता है वो उससे होता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। चलिए, अगर आप सेगमेंटेड करना चाहते हो एक एक सेगमेंट का, जैसे आप सारे के सारे एंटोनीम चाहते हो, सारे के सारे साइनोनीम चाहते हो, सारे के सारे एरर चाहते हो, तो वो भी कर दिया गया है, ठीक है। मैंने ही करा दिया 2023 के सारे एंटोनीम, सारे के सारे साइनोनीम, सारे के सारे एरर, सारे के सारे फेलर, सारे के सारे इंप्रूवमेंट सब करा दिया हूँ। आप सेगमेंट वाइज लेना चाहते हो तो वो ये देख सकते हो। मन में आपके अगर आता है कि 2023 में कितने एडियम्स पूछे गए थे, कौन कौन से एडियम्स पूछे गए, तो मैंने सारे के सारे एडियम एग्जाम वाइज और शिफ्ट वाइज लगा के रख दिए हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करते हैं तो आपको सारे के सारे डिस्कशन मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज के डिस्कशन में क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। शुरुआत हो गई इन्हीं से, बोहनी इन्हीं से हो रही है। तो ये किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है बताओ। प्लकीनेस इसकी इनकरेक्ट नहीं है। इसका जो वर्ड है, मेन वर्ड, वो है प्लकी। प्लकी का मतलब क्या होता है, इसी प्लकी में नेस लगाया गया है तो YI में बदल गया, नाउन बन गया। प्लकी क्या होता है ना, मतलब बहुत ही करेजियस, बहुत ही डेयरिंग पर्सन होता है। क्या कह सकते हो, बहुत ही करेजियस आदमी होता है। मतलब प्लकी इज अ पर्सन हु इज रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज इवन ही नोज दैट देयर इज अ ग्रेट डेंजर। जानता है कि बहुत बड़ा खतरा है, मुझे इंजरी हो सकती है, फिर भी वो रिस्क लेगा। डेयरिंग कह सकते हो प्लकी को। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट करना है, होता है किसी चीज़ को गैदर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ये हो जाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये एक्चुअली जो वर्ड है ना यही गलत है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब तो पहले तो EXIS होगा। एग्जिस्टेंशियल पहले तो ये बनाओगे एग्जिस्टेंशियल, और इसी में लगाओगे ISM, ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका मतलब होता है ना, ये हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड होता है। अस्तित्ववाद कहते हैं हिंदी में। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेट करना किसी चीज़ को, ये डाइजेशन में पढ़ा होगा, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये थर्ड वाला, ठीक। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अरे उल्टा खोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या करना है, आपको एंटोनिम बताना है।
एंटोनिम किसका बताना है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है डिलीजेंट। और डिलीजेंट का पहले आप मतलब समझ लो। डिलीजेंट का मतलब होता है ना लेबोरियस। इजी वर्ड में इसको क्या कहते हैं, लेबोरियस कहते हैं। ठीक है, कल एक बच्चा कह रहा था स्पेलिंग समझ में नहीं आती सर, थोड़ा सा असल में दूर से लिखना पड़ता है ना, देखो पेन इतनी दूर पकड़ के लिख रहा हूँ तो बनता नहीं है। लेबोरियस होता है, एक होता है एसिडुअस। एसिडुअस ASSI होगा, DUOUS होता है। ठीक है, एसिडुअस होगा। हार्ड वर्किंग कह सकते हो, हार्ड वर्किंग, ये तो ना भी लिखते तब आप समझ जाओगे। तो ये कुछ वर्ड हैं। एक वर्ड और ले लो, इंडस्ट्रियस। देखो मैं बार बार इन वर्ड्स को, आप लोग सोचोगे ना तो हम कितनी बार बता चुके हैं, कोई बात नहीं, मैं बार बार बताऊंगा क्योंकि आप जितनी बार सुनोगे वो याद तो होगा आपके दिमाग में। ये होते हैं डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, ये हो गया। इसका एंटोनिम बताओगे तो क्या होगा, लेजी टाइप का आदमी होगा कि नहीं होगा, तो ये रहा आपका आंसर, लेजी हो जाएगा। लेजी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्लगिस हो सकता है, SLUGGISH, स्लगिस हो सकता है। लेथर्जिक एक वर्ड आता है, लेथर्जिक, ये भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, लेथर्जिक आ जाएगा। स्क्वांडर, स्क्वांडर का मतलब क्या होता है, वेस्टफुल, जो आदमी पैसा वेस्ट मतलब फिजूल खर्च करता है, जहाँ 10 लगाना है वहाँ पे 100 लगाता है आदमी, तो फालतू खर्चा करता है, स्क्वांडर। स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकता है, और एक्स्ट्रावेजेंट हो सकता है, ये सारे वर्ड भी आ सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस, लगातार होता है। और फ्रेजल का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, ये होता है बहुत ही मतलब लॉस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी अंदर से सारी ताकत खत्म हो चुकी है, एकदम लॉस्ट हो चुका है, स्ट्रेन हो चुका है। ठीक है, आंसर आपका ये हुआ। बाकी सारे वर्ड्स का मतलब आपको ढेर सारे वर्ड भी मिल गए, वर्ड का मतलब भी मिल गया। इसमें जैसे स्क्वेंडर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जा सकता है। फ्रेजिल पूछा जा सकता है, परसिस्ट भी पूछा जाता है, लेजी का भी वर्ड है, स्लगिस, लेथर्जिक, ये सब पूछे गए हैं वर्ड है, SSC ने ही बार बार इन सबको पूछा है। अब आओ थर्ड नंबर पे। थर्ड में आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर। देखो कितना चेंज है, पहले पूछते थे ग्रामेटिकल एरर, फिर स्पेलिंग एरर, अब क्या हो, ग्रामेटिकल या स्पेलिंग, दोनों चीज़ें, मतलब इसमें जो एरर है ग्रामर की भी हो सकती है और स्पेलिंग की भी हो सकती है। द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था, उसके बेटे, फेल ऑफ आफ्टर देयर फादर ब्रीथ हिज लास्ट इन द विलेज, जैसे ही उन लड़कों के पिता आखिरी सांस ले, ब्रीथ हिज लास्ट में जैसे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, वैसे ही दोनों बच्चे क्या हो गए, मतलब अलग अलग हो गए। तो फेल ऑफ की जगह आप क्या लगा सकते हो, फेल आउट लगा सकते हो या फेल अपार्ट लगा सकते हो, दो चीज़ें लगा सकते हो। फेल अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट हो गए, अलग हो गए, ये होता है सेपरेट होने के लिए। और फेल आउट का मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, रिलेशन, संबंध, बॉन्ड टूट जाता है। तो दोनों देखो, फेल आउट लगा दोगे तो इसका मतलब उनका संबंध टूट गया, आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों में करीब करीब एक ही सेंस आ रहा है, लग दोनों सकते हैं। फिलहाल फेल ऑफ इसमें किसी कीमत पर नहीं आएगा। फेल ऑफ होता है ना, ऊंचाई से कहीं पे नीचे गिर जाने को यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर कहाँ होगा, ये वाला गलत है, तो आपका ये आंसर हो गया। होना क्या चाहिए था ये मैंने आपको बता दिया। 4 नंबर पे आ जाओ। एंटोनिम बताना है आपको किसका, पिटिएबल का। पिटिएबल क्या होता है, पीटी से बना हुआ वर्ड है। पीटी क्या होता है, दया। ठीक है, तो पीटी अगर दया है, पिटिएबल लगाओगे तो मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आपको तरस आ रहा हो, दयनीय, बहुत तरस जिस पे आएगा, तो वो कैसा आदमी होगा बताओ, सैड आदमी होगा कि नहीं होगा, मिजरेबल आदमी होगा कि नहीं होगा। जिसके ऊपर आपको तरस आ रहा है वो कैसा होगा, बहुत ही मिजरेबल आदमी होगा, तभी तो तरस आ रहा है। इसका एंटोनिम बताना होगा, तो एंटोनिम कैसा होगा, देखो एक इरेडिकेट दिया। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना, खासतौर से बीमारी वगैरह के लिए लगाया जाता है। रिमूव हो गया, डिलीट हो गया, ये हो गया रिमूव, डिलीट। हाँ, इरेडिकेट मतलब जैसे बीमारी वगैरह होती है, जड़ से बीमारी को समाप्त कर देते हैं तो इरेडिकेट हो जाता है। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कलेक्टिवली हम यूज करते हैं इसको, टोटल के सेंस में एग्रीगेट कहते हैं, एग्रीगेट मार्क्स। तो एग्रीगेट मार्क्स का मतलब क्या होता है, टोटल मार्क्स कहते हैं, नहीं कैलकुलेटेड। अब प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट का मतलब हैप्पी। अब पिटिएबल का मतलब क्या होता है, बहुत सैड था, बहुत मिजरेबल था। अपोजिट क्या हो सकता है, प्लीजेंट हो सकता है। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, हैप्पी हो सकता है ना उससे। ग्रीवस किससे बना है, देखो ग्रीफ से बना है, GRIEF, इसी से वर्ब बनती है ग्रीव, और इसी ग्रीव को उन्होंने एडजेक्टिव बना दिया तो ग्रीवस हो गया। तो ग्रीव मतलब जब दुख ही इसकी जड़ में ही दुख है, ग्रीफ है, तो ग्रीवस में कहाँ से बदल जाएगा। तो ये भी सैड के सेंस में आ जाएगा ना, तो ये साइनोनिम हो जाएगा। देखो कितने वर्ड आ गए सैड वाले,
पिटिएबल हो गया, सैड हो गया, मिजरेबल हो गया, ग्रीवियस हो गया, सब सारे वर्ड है। आंसर फिलहाल आपका प्लीजेंट होगा। नंबर 5 पे आओ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है आपको। मैडनेस या ऑब्सेशन विद मेल्स। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब एक तरह की सनक चढ़ जाती है। मैडनेस मतलब एक तरह का पागलपन होता है। किसके लिए होता है? मेल्स के लिए होता है। मेल्स के लिए होता है, फीमेल में होगा। तो अगर फीमेल में मेल के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एक्चुअली ये जो ऑब्सेशन होता है ना वो ओवर सेक्सुअलिटी को कहते हैं, ठीक है। ऑब्सेशन विद मेल्स का मतलब आप सिंपल शब्दों में आप लिखोगे। देखो ये सब मेडिकल टर्म है, इसमें कोई अश्लीलता वगैरह का कोई मैटर है नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हो तो ये नहीं है। ओवर सेक्सुअलिटी को कहते हैं। ओवर सेक्सुअलिटी का मतलब अगर ओवर सेक्सुअलिटी फीमेल में पाई जा रही है तो वो क्या होगा? एंड्रोमेनिया। एंडर जो वर्ड यूज किया जाता है ना, ANDR, एंडर, ये किसके लिए? मेल के लिए, हस्बैंड के लिए यूज ही किया जाता है। तो अगर किसी फीमेल में ओवर सेक्सुअलिटी वाली फीलिंग पाई जा रही है तो उसके अंदर एंड्रोमेनिया हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग मेल में भी पाई जाती है तो उसमें गाइनोमेनिया आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो आंसर आपका एंड्रोमेनिया होगा। ये बात मैं क्लियर कर रहा था। लोकेशियस, देखो यहाँ पे आ जाओ, LOQUE। ये लोक जो वर्ड होता है ना, ये किसके लिए लगता है? स्पीक के लिए, टॉक के लिए। तो लोकेशियस कौन होगा? जो आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है। अ पर्सन हु स्पीक्स टू मच और स्पीक्स टू लॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, टॉकेटिव कह सकते हो, इनको गैरुलस कह सकते हो। पोलीगेमी, देखो गेमी किसके लिए होता है? मैरिज, और पोली मतलब मेनी, तो होता है मेनी मैरिज। एक ऐसा आदमी जो लाइफ में बहुत सारी शादियाँ करता है उसको कहते हैं मेनी मैरिजेस, तो पोलीगेमी कहते हैं उस बात को। एंड्रोमेनिया होगा। मिस एंड्रिस्ट, देखो यहाँ पे एंड्रिस्ट लगा हुआ ना, तो अभी मैंने बोला ही था कि एंडर हस्बैंड के लिए, मेल के लिए लगता है। मिस का मतलब हेट होता है, ठीक है ना। तो ऐसा पर्सन, ऐसी वुमेन खास तौर से यूज़ किया जाएगा जो हस्बैंड से हेट करती हो या मेल से हेट करती हो, मेल, वो मिस एंड्रिस्ट कहा जाएगा। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एंटोनियम बताना है किसका? क्वेंट का। और क्वेंट का मतलब क्या होता है? जो सबसे एकदम अलग होता है, सबसे हटके होता है, स्ट्रेंज टाइप का होगा, उसको कहते हैं। तो स्ट्रेंज का एंटोनियम डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट एकदम से स्पेशलिस्ट होता है, एकदम क्लियर होता है। और ऑर्डिनरी दिया है, ब्रिस्क दिया है और रेडिक्यूलस दिया है। अब आप बताओ क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो सकता है? क्वेंट का तो स्ट्रेंज हो गया। और ब्रिस्क का क्या मतलब होता है? ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत निम्बल होता है, बहुत फुर्तीला होता है। तो ये लग नहीं पा रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण हो जाएगा। और रेडिक्यूलस का मतलब लॉफेबल, ऐसी कोई चीज़ जिसको देखकर आपको हंसी आती है, रेडिक्यूलस होता है उसको। अब मतलब स्टॉक ऑफ लाफिंग, मतलब जिसको देख के आपके अंदर हंसी आ जाए, उसको कहता है रेडिक्यूलस। हास्यास्पद इसको हिंदी में कहते हैं। तो लग तो ये भी नहीं रहा, तो फिर क्या लग रहा है आपका? ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। स्ट्रेंज मतलब एक जो ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य, मैंने कहा था सबसे हट के एकदम अलग टाइप का होता है। अब ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया? साधारण सा हो गया। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट हम लोग यूज करते हैं एकदम क्लियर जो चीज़ होती है, एकदम स्पष्ट जो चीज़ होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, आंसर हो गया ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें करना क्या है? आपको सब्स्टिट्यूट करना है कितना? सी राइट, ठीक है। जरा पहले की सिचुएशन देखो। बिफोर शी बिगेन, इससे पहले कि वो लिखना शुरू करे, बिगेन को देख लीजिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सी आस्क्ड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सी आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर से पूछा, पास्ट में है कि पूछा, वेदर लगा दिया कि सी राइट विद अ पेन, तो राइट तो हो नहीं सकता। सी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है और राइट प्लूरल वर्ब हो जाएगी, लगेगा तो नहीं है। विद अ पेन और पेंसिल, ये तो ठीक है। तो उसने पूछा कि मैं पेन से लिखूं या पेंसिल से लिखूं, तो कैन तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, डिड के साथ राइट लगता नहीं है। बात आई सी रोट की। सी रोट भी यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं आप, क्योंकि अगर उसने लिख लिया तो फिर पूछेगी क्यों, ठीक है। तो क्या लगेगा? सी शुड रोट। उसने पूछा कि क्या मैं इसे पेन से लिख लूँ या पेंसिल से लिख लूँ, तो वेदर सी शुड राइट विद पेन और पेंसिल, तो ये होना चाहिए था ना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। इतना सा अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें होगा इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। देखो, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इन्होंने कहा द कोर पार्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉलेज, इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, मशीन परसेप्शन एंड रोबोटिक्स।
अब इतने में अंडरलाइन किया हुआ है, इतने में आपको निकालना है। तो कोर पार्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन्होंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर पार्ट होता है वो ये होता है। तो का कोर पार्ट होता है इन नहीं ऑफ होना चाहिए, ये थर्ड ये वाला होगा, ठीक है ना, कोर पार्ट ऑफ, ठीक है। कोर पार्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा नहीं, कोर पार्ट ऑन होगा नहीं, कोर पार्ट विद होगा नहीं, कोर पार्ट ऑफ। आप कहते हैं नहीं कि पार्ट ऑफ, तो पार्ट के बाद आप ऑफ यूज करते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ भाई। अब ये वाला देखो, इसमें क्या करना है आपको कि सिमिलर इन मीनिंग बतानी है इफेश का। इफेश का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ का फेस है, कोई मूर्ति बनी है, कोई बिल्डिंग वगैरह, उसका जो फेस है, जो आउटलुक है, उसको आप डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो। तो अब इसमें मीनिंग में बताना है, मीनिंग में बताना है तो मेकअप तो होगा नहीं, तोड़ने का मेकअप नहीं होगा, मेकअप तो बनाना होता है, रिपेयर करना होता है। हिडन मतलब छुपाना होगा, कोई लेना देना नहीं। डेली का मतलब कोई है या नहीं। डिस्ट्रॉय, देखो सीधे सीधे डिस्ट्रॉय ही मैंने लिखा भी था, वही मीनिंग भी है। अच्छा, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें वन वर्ड बताना है आपको, किसका, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब संकोची टाइप का होगा, अपने मन की बातें लोगों से ओपनली कह नहीं पाता होगा। मतलब अ पर्सन हु हेजिटेट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, तो उसको क्या कहोगे, आउट गोइंग कहोगे। आउट गोइंग होगा तब तो फ्री होगा ना, आउट गोइंग होगा तब तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही लेता होगा। मतलब क्या होगा, ग्रेगरियस होगा, झुंड में लोगों के साथ रहता होगा, तो ये नहीं हो सकता, तो अपोजिट हो जाएगा। अप्रोचेबल मतलब जिस पर हम अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पहुँच सकते हैं, ये बात नहीं आएगी। इंट्रोवर्ट ये हो सकता है। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, एक पर्सन होता है जो बहुत साई नेचर का होता है, अपने मन की फीलिंग्स, अपनी बात भी, उसको प्यास लगी है तभी वो कहीं होता है तो कह नहीं पाता है कि हमको एक गिलास पानी दे दीजिए, वो सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। ये इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, यही मतलब अपने आप को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फ्रीली। इमोडेस्ट क्या होता है, मॉडेस्ट से ले लो, मॉडेस्ट मतलब होता है बहुत ही पोलाइट पर्सन होता है, इमोडेस्ट क्या होगा, इम्पोलाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 11 में। 11 में आपको करना है, एक इडियम दिया हुआ, उसकी मीनिंग बताओ। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, दोनों जगह अच्छा ही अच्छा होता है, हर तरीके से बढ़िया ही बढ़िया होता है। तो परफेक्टली गुड जॉब नहीं होगा, बल्कि गुड इन एवरी वे ये हो सकता है, गुड इन एवरी वे, ठीक है ना, हर मामले में अच्छा होता है। स्टे स्ट्रांग, यहाँ डिफिकल्ट सिचुएशन की बात ही नहीं होती, एवरीवन गेट्स अ चांस, ये भी नहीं होगा। तो गुड इन एवरी वे, हर तरह से बढ़िया, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड। आगे आ जाओ, ये एनिग्मेटिक दिया हुआ, एनिग्मेटिक का एंटोनिम बताएं। तो पहले एनिग्मेटिक का मतलब तो समझो आप, तभी तो बता पाओगे। एनिग्मेटिक ऐसी चीज़ होती है ना, जो एक तरह से कह सकते हो बहुत सीक्रेट टाइप की होती है, या आप कह सकते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब नॉट इजी टू अंडरस्टैंड या नॉट इजी टू इंटरप्रेट, मतलब उसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता, वो एनिग्मेटिक होता है, ठीक है। तो एक तरह से अब इसके लिए हम एक वर्ड लगा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब नॉट इजी टू एक्सप्लेन या नॉट इजी टू इंटरप्रेट, ये हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसके लिए जो दूसरे वर्ड लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, एक है इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसा दे, जैसे इंस्टिगेट करना होता है ना, आग में घी डाल देना। और क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर एंटोनिम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है इजी नहीं है, और क्लियर है तो क्या होगा, इजी होगा कि नहीं होगा, तो ये हो सकता है। थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है, जिससे आपको रोमांच हो जाए, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए, बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। थ्रिलिंग क्या होगा, एक्साइटिंग होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और मिस्टीरियस का मतलब होता है, मिस्टीरियस जो आप जान ना पाओ, तो ये सीक्रेट में आ जाएगा। तो अब आसान कौन सा, सबसे बढ़िया क्या होगा, क्लियर हो गया इसकी मीनिंग, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले में, 13 नंबर में देखो। 13 में इडियम बताने हैं हमको। इडियम में आपको मीनिंग है तो पता नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, एक सिचुएशन दी है। लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जी रहा है लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। आई हैव बीन लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी सिंस आई लॉस्ट माई जॉब। तो क्या करोगे, कीपिंग माई चिन अप। कीपिंग माई चिन अप, देखो चिन अप जब होता है तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, चीयरफुल के लिए यूज़ किया जाता है। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा कैसा दिखता है, चीयरफुल दिखता है। तो पैसे नहीं है तो चीयरफुल कहाँ से दिखेगा आदमी, ठीक है। लिविंग हैंड टू माउथ, दिस इज योर राइट आंसर। लिविंग हार्ड हैंड टू माउथ मतलब हार्ड लाइफ जी रहा है, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कंजूसी में बचा बचा के किसी तरह रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा है। अर्निंग इज ब्रेड एंड बटर, तो दिस इज द राइट आंसर। अब है एज जेन्युइन एज $3 बिल। ये $3 बिल जानते हो क्या होता है, $3 बिल एकदम से फेक होता है, एकदम पूरी तरह से नकली होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ गए होगे। रिसीविंग अ किकबैक, तो किकबैक का मतलब होता है इलीगल मनी। आपको कहीं से घूस वूस का या ब्लैक मनी मिल रही है तो उसको इलीगल मनी कहते हैं, किकबैक कहते हैं उसको, ठीक
ठीक है। रिसीविंग किकबैक मतलब रिसीविंग इलीगल मनी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लो 14 नंबर पे। इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है किसका। अब देखो, हाँ ठीक है, ये तो पैराग्राफ दिया, यहाँ से उठा लेते हैं, छोड़ो यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। वोल्केनो की स्पेलिंग इनकरेक्टली पूछा है ना, वोल्केनो की स्पेलिंग सही ही है। और एसएस यहाँ पे देखिए वोल्केनो का, ये वोल्केनो ठीक है। ऐसे राख होता है, ये भी सही है। एरप्ट नहीं, अगर वोल्केनो फूटता है तो ERUPT होता है, ठीक है ना, ERUPT होता है, तो यू लगना चाहिए, तो ERA नहीं होता है। तो थर्ड इज योर राइट आंसर। एरप्शन क्या होता है? जहाँ से ज्वालामुखी फूटता है उसको कहते हैं एरप्शन। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है विच यू डू नॉट लाइक। तो ये होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं अपमान का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना। यू आर वर्किंग इन अ सिचुएशन विच यू डू नॉट लाइक, यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग विच यू डू नॉट लाइक, ऐसे होता है। तो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ये हो सकता है। ईट समथिंग अनप्लीजेंट नहीं होगा। देखो बुलेट खाना यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनप्लीजेंट चीज़ खाने के लिए कहा जा रहा है। टू हेल्प समवन हेल्प होगा ही नहीं, अवॉइड सिचुएशन होगा ही नहीं, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। बाइट द बुलेट 2023 का हीरो है ये, समझ लेना, बहुत बार पूछा गया है। अब ग्रामेटिकल एरर में आ जाओ। हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली, वही वाला इफ़ यू हैड वाला, मतलब कंडीशन की थर्ड वाली टाइप की है। अगर आप रोज़ वर्क कर रहे होते तो यहाँ पे हैड नहीं लगता, तब यहाँ क्या लगता है? वुड हैव लगता है। आपको बताया था पिछले वाले सेशन में भी मैंने कहा था, अगर आप इफ़ के साथ सब्जेक्ट और हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगे, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं आप, ये सब्जी वाला यहीं खड़ा है और जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तब ये यहीं पे शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हट नहीं रहा, गेट के पास ही खड़ा है, ठीक है। बस थोड़ा सा बोलेगा, उसके बाद कोई आ जाएगा खरीदने के लिए, फिर शुरू हो जाएगा। तो हैड के साथ सब्जेक्ट लगाओ या थर्ड फॉर्म लगाओ, चाहे पास्ट परफेक्ट में लगाओ, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाओ, ये होगा। तो आगे वाली सिचुएशन में क्या होगा? आपको वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, समझ लेना, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो यही इसीलिए मैंने कहा ना, यहाँ हैड गलत होगा, वुड हैव लगेगा। तो वुड हैव कहीं पे है क्या? और ये होगा, ये गलत है, हैड नहीं होगा यहाँ पे। यू वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, ये इसके पहले भी समझा चुका हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हमारा एक वीडियो है कंडीशनल्स का, तो कंडीशनल्स आप पढ़ लीजिए। एक वीडियो में सारा का सारा रूल, 5 पैटर्न होते हैं कंडीशंस के, वो 5 के 5 पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करवाया हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो थर्ड इज योर राइट आंसर। अब आगे आ जाओ 16 नंबर 17 पे। इसमें आपको साइनोनियम बताना है किसका? एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड। जब आप चौंक जाते हैं किसी बात पर, उसी को कहा जाता है, ये सरप्राइज्ड हो जाएगा, ठीक है। आई वाज एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज्ड। तो ब्लाइंडेड, ब्लाइंड साइडेड मतलब ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, ये तो लगेगा नहीं। स्टन्ड मतलब स्टन्ड होता है सरप्राइज्ड होना, तो ये आंसर हो सकता है। ऑसम का मतलब 2 सेंस में आता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ऑसम अगर पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा तो क्या होगा? एक्सेलेंट हो जाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और ऑसम अगर निगेटिव सेंस में आएगा तो क्या होगा? फियरसम होगा, डरावना होगा, ठीक है, ये डरावना होगा। सिकंड का मतलब बीमार सा होता है ना, मतलब फीलिंग इल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है? सस्पेंड का। सस्पेंड का मतलब किसी की सेवाएं समाप्ति, ये वर्ड तो जानते ही हो अच्छी तरह से, सस्पेंड करना, किसी की सेवाएं समाप्त करना। प्रोजेक्ट यहाँ से कुछ होगा नहीं। और टर्मिनेट मतलब वही सस्पेंड का सिमिलर हो जाएगा, नौकरी से निकाल देना। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, लंबा कर देना। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करा दिया, जैसे जिसको सस्पेंड किए हो उसको फिर से बहाल करना, तो रिज्यूम हो जाएगा आपका आंसर। रिज्यूम का मतलब क्या हुआ? री अपॉइंट, किसी को नौकरी से निकाले थे फिर से अपॉइंट कर लिया, रिज्यूम, उसकी सर्विसेज को रिज्यूम कर दिया आपने, तो रिज्यूम इज राइट आंसर, ठीक। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका, और वही दैट कैन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड को सब्सटीट्यूट करना, लास्ट लिखा है, एट द लास्ट आवर। एट द लास्ट आवर एक इडियम होता है, एट द लास्ट आवर कहते हैं एट द 11th आवर, ठीक है ना। एट द 11th आवर इसके लिए लगता है एकदम आखिरी समय पर, ट्रेन छूटने वाली थी, सीटी बजाती थी, जल्दी तब पहुँचे हैं, उसको कहते हैं एट द 11th आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 20 में। 20 में फ्रेज और इडियम दिया है, तो इसकी मीनिंग आपको बतानी है, क्या लगाना है, ठीक है। लिखा है व्हेन आवर प्रिंसिपल सेड सी वाज लीविंग द कंपनी, जब प्रिंसिपल ने कहा कि सी वाज लीविंग द कंपनी, तो आई प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी टू फिल द जॉब। आहा,
तो जैसे ही इनको पता चला कि वो इस कंपनी को छोड़ने वाली है, तो आई प्लेड आउट टू जो मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब एकदम क्विक फटाफट तैयार हो गई, इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो रैन टू अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। जम्प्ड एट मतलब इनको लगा मेरे लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया, उछल पड़े, बस तुरंत पहुंच गए। तो इसके लिए क्या लगता है, प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी की जगह क्या होगा, जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इडियम ये होता है, जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट में आ जाओ 21 में। 21 में इडियम दिया हुआ है ये विशियस साइकिल, इसकी मीनिंग बतानी है। तो पहले विशियस साइकिल का मतलब देखो, विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे ये गरीबी है, गरीबी की वजह से क्या होगा, इलिटरेसी होगा, इलिटरेसी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर से गरीबी होगी। तो ये एक साइकिल होती है, मतलब पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पावर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट और फिर से पावर्टी, ये साइकिल होती है। तो देखो इसका क्या निकलता है, कौन सा ऑप्शन होगा, अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर वन मेकिंग द फर्स्ट वन ईजी टू सॉल्व। ये जो फर्स्ट वन ईजी टू सॉल्व है, ये ईजी टू सॉल्व नहीं होगा, आधी बात सही थी आधी गलत है। आगे लिखा है अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम क्रिएट्स अनदर वन, ये तो ठीक है। मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम ईजी टू फॉरगेट नहीं होती है। अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर वन मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ये हो जाता है। ठीक है, साइकिल होता तो पहली प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो थर्ड इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले में आ जाओ 22 में। 22 में वन वर्ड बताना है आपको, अ मिथिकल एनिमल विद वन हॉर्न, एक हॉर्न, एक सींग है, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हो, सुना होगा। एक मतलब एक वो है, चित्र में कभी कभी देखा होगा किसी पेंट उस पर देखो तो, या तो आप अभी गूगल करके देख सकते हो ना। यूनिकॉर्न क्या होता है, एक घोड़ा था और कहा जाता था कि उसके माथे पर सींग थी और एक सींग थी उस घोड़े के, सुना होगा घोड़े के सींग नहीं होती है, लेकिन वो यूनिकॉर्न उसके घोड़े पर, उस घोड़े की नाक के पास एक सींग थी, यूनिकॉर्न। ठीक है, अभी मैं वो कर नहीं सकता, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता, इमेज देख लेना। ठीक है, इमेज खुद देख लेना यूनिकॉर्न की। आगे आ जाओ, इडियम बताना है आपको, थ्रू आउट थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, इन एनी कंडीशन ये होता है। तो इसके लिए क्या लगाओगे, ऑलवेज सपोर्टिंग समवन इफ देयर इज प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, ये फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट में आ जाओ भैया 24 में। 24 में नॉट स्पेल्ड करेक्टली, बताओ ये लिखा है, इसकी स्पेलिंग बतानी है आपकी, इसकी सही स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो एक तो CI के बाद ई नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। INSOU होगा, AU नहीं होगा, INSOU होगा। तो OU कहाँ दिया है, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। ई होगा, CANT होगा, तो CIANT होगा, ये वाला थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है, देखो इसकी मीनिंग ये होती है, जब हम ये शो करते हैं कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं, हम इसकी कोई फिक्र नहीं करते, आई डोंट केयर वाला, तब इनोसेंट यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अरे उल्टा खोल दिया। नेक्स्ट वाला है कि आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है 25 का। तो देखो थाउजेंड्स सही है, यहाँ देख लेते हैं, नोटेबली, अच्छा रेक्टिफाई किया गया है तो कैसे पता चलेगा, पहले तो देखो आयुर्वेदा सही है, नोटेबली, ये नोटेबली गलत है, यहाँ टी के बाद ए होगा। देखो नोट में NOTE होता है, लेकिन जब इसमें एबल जोड़ोगे तो ये क्या हो जाए, NOTA हो जाता है। ठीक है, तो ये NOTE हो जाएगा, तो यही है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत थी और यहाँ पे सही कर दिया गया है। अब देखो बाकी और देख लो ना, पर्पज देख लो, कहाँ है पर्पज, ये पर्पज की स्पेलिंग सही है, यहाँ गलत कर दी है। डिस्कस की स्पेलिंग देख लो, ये डिस्कस की यहाँ पर सही है, यहाँ गलत है। और कलिनरी एक दिया है, या कलिनरी, ये देखो यहाँ पे सही दिया है, यहाँ गलत दिया हुआ है। ठीक है, समझ गया ना, हाँ, तो नोटेबली होगा उसका आंसर। 26 में आओ, 26 में क्या अंडरलाइन किया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको अंडरलाइन वर्ड को। तो मिस्टर पटेल इज लाइकली टू विन, ठीक है यहाँ तक। तो द इलेक्शन इन द स्वीपिंग मेजॉरिटी, इन द स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं होता, बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी, मतलब एक्सपेक्टेड लाइकली टू विन द इलेक्शन बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी, मतलब पूर्ण बहुमत कहते हैं ना, बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी, तो बाय लगेगा, ये वाला चौथा वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए 27 में। 27 में करेक्ट यूज ऑफ वर्ड या स्पेलिंग,
ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं प्रोफेशनल की तो सही है। एथलीट पुश्ड हर बॉडी टू लिमिट सरपासिंग, ये सरपास गलत है। सरपास की स्पेलिंग क्या होती है? SURPASS होगा, ये गलत हो गया। तो मतलब इनका पत्ता साफ। ये प्रोफेशनल में क्या होता है? SS होता है, तो ये भी गए काम से। यहाँ आ जाओ, प्रोफेशनल ठीक है, एथलीट पुश्ड हर बॉडी टू लिमिट सरपासिंग भी ठीक है, एक्सपेक्टेशंस भी ठीक है, अचीविंग भी ठीक है, और पर्सनल रिकॉर्ड थर्ड वाले में पूरा सही है। फोर्थ वाले में देख लो तो ये प्रोफेशनल की स्पेलिंग गलत है, SS लगना चाहिए था। ठीक है, तो ये फोर्थ भी खत्म हो गया। तो तीनों आंसर गलत हो गए, एक ही है जिसमें सारी स्पेलिंग सही लगी हुई हैं। अब आ जाओ 28 पे। 28 में क्या करना है आपको? अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किए हुए को अब इम्प्रूव कर सकते हो तो करो। देखो क्या लगा है, सुमो रेसलर। सुमो रेसलर जानते हो ना, वो मोटे मोटे जो होते हैं खूब, वही सुमो रेसलर। सीम्ड टू बी इनकैपेबल, इनकैपेबल इन बीइंग टायर्ड नहीं, इनकैपेबल के बाद ऑफ लगता है। कैपेबल और इनकैपेबल, इनके साथ क्या यूज करते हैं? ऑफ। और एबल और अनेबल, इनके साथ क्या यूज करते हैं? टू। तो कैपेबल, कैपेबिलिटी, इनकैपेबल, इन सब के लिए ऑफ लगता है, तो गलत हो गया। इन लगेगा क्या? इनकैपेबल ऑफ, सेकंड इज राइट आंसर। 29 आपको बताना है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम क्या है? सी इज फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फीलिंग अनवेल। ठीक है, जब आदमी को यह लगता है कि हम बीमार हैं, मतलब यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, तो बीमार के लिए क्या लगाओगे? फीलिंग नॉट फीलिंग वेल या इज अ बिट सिक, ये हो गया थर्ड वाला। तो आप ठीक नहीं महसूस कर रहे, बीमार लग रहे हो। 30 में आ जाओ। 30 में क्या करना? कंटेन एन एरर। तो देयर आर 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गलत हो गया। गंगा रिवर का नाम है और गंगा के पहले क्या लगना चाहिए था बेटा? द लगना चाहिए था, है कि नहीं? गलत हो गया ना। तो गंगा कहाँ लिखा? ये गलत लिखा, चौथा वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, आ जाओ 31 पे। 31 पे अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब झाड़ी पीटने का मतलब ये होता है सीधा सीधा का यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट यूजलेस पॉइंट, अनइम्पोर्टेंट पॉइंट, यू आर टॉकिंग नॉट टॉकिंग टू द पॉइंट। तो आ जाओ, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है आप उस बात को नहीं कर रहे हैं, तो यू आर बीटिंग द बुश। आगे आ जाओ 32 पे। 32 में क्या करना है? वही इंप्रूवमेंट करना होगा, अंडरलाइन किया हुआ है। टुडे, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एक वर्ड दिया हुआ है ना, तो वन वर्ड होगा। अ मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के साथ धोखा करता है उसको ट्रेटर कहते हैं। ट्रेटर को हिंदी में कहते हैं गद्दार। ठीक है, दोस्त को भी धोखा दोगे तब भी ट्रेटर ही कहा जाएगा। कॉन मैन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? हु कैन टेल मी व्हाट इज कॉन मैन? कॉन मैन एक चीट होता है। चीट जानते हो? ठग वगैरह को कहा जाता है। गैंगस्टर आप सब लोग जानते हैं, किसी गैंग का हेड होता है, और टेररिस्ट आतंकवादी को कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ 33 में जरा। तो 33 में कह रहे हैं यही जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी को आपको इम्प्रूव करना है, सब्स्टिट्यूशन है। नॉट अवर्ड, देखो यहाँ पे नॉट अवर्ड लगा। अब हमको एक काम करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि कितना अंडरलाइन है कितना अंडरलाइन नहीं है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। देखो अब आप, मैं वहाँ पे पेन चलाऊंगा नहीं, अंडरलाइन पोर्शन छोड़ दूंगा आपका। यहाँ देखो ये लिखिए, ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमको इम्प्रूवमेंट यहीं करना है और कहीं नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो नॉट यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ तो लगाएंगे नहीं ना, नॉट अवर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? डिड दे स्पीक, दोबारा हमें नॉट नहीं लगाना था, यही गलती हो गई बस, और कोई गलती थी नहीं। नॉट अवर्ड डिड दे स्पीक टू द अदर्स अबाउट द सैड टर्न्स ऑफ इवेंट्स। तो डू भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है। पहले देखें क्या होगा। नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। नॉट अवर्ड डू दे स्पीक, नॉट अवर्ड हैड दे स्पीक। देखो अगर हैड लगाओगे तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, गलत हो गया। डिड दे स्पीक तो पास्ट में ही रहने दो। नॉट अवर्ड डिड दे स्पीक, डिड नॉट हटाओगे तो डिड नॉट ही रखो, तो ज़्यादा अच्छा है, फिर डू में क्यों करोगे। हालांकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब चूंकि ये पास्ट में था ही, तो पास्ट में था ही तो हम उसको प्रेजेंट में लाएंगे नहीं। अगर हमें पास्ट का सूटेबल ऑप्शन ना मिलता तो ले जाते। अब है अगर डिड दे स्पीक तो वही लगा लो, डिड दे स्पीक, तो फिर फर्स्ट को छोड़ दो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है तो यही काम करना। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका एरर का है। तो आई हैड डन माई कुकिंग देन, आई हैड डन माई कुकिंग, यहाँ तक तो ठीक है। आई हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ उनकी एनजी फॉर्म लगती है। व्हेन लगा, व्हेन विष्णु केम, अब ये विष्णु केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेरा काम पहले हो गया था, आई हैड डन, तो ये काम पहले हुआ था, पहला काम है। ये वाला काम बाद में हुआ था, सेकेंड वाला। तो पहला काम पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ज़बरदस्ती एरर मत निकालना, ठीक है।
आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब ये 35 है क्वेश्चन नंबर, इसमें भी वही सब्स्टिट्यूट करना है। अंडरलाइन क्या, एक्सपेक्टेड फॉर रीच देयर। अब पढ़ लो, द वेटेरन फुटबॉलर, वेटेरन का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्सपर्ट होता है। वेटेरन फुटबॉलर वाज एक्सपेक्टेड फॉर रीच हियर बाय 10 o'clock द नोटिस सेड। तो एक्सपेक्ट के बाद देखो होप हो गया, ठीक है, विश हो गया, डिजायर हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। इनके बाद ना, इनके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब फॉर्म में मैंने पढ़ा है एक्सपेक्टेड टू रीच, एक्सपेक्टेड टू रीच होगा। तो कहीं पर है टू, क्या मिल रहा है जो मैंने बोला, एक्सपेक्टेड टू रीच देयर, थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ 36 में। 36 में क्या कर रहे हैं, दैट दे कैन नॉट क्रॉस सेफली। पढ़ लेते हैं तभी बन पाएगा का। द रोड इज़ टू बिजी फॉर एल्डरली पीपल। तो ये बात समझ रहे हो ना कि एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, आगे क्या कहते हैं, टू वॉक एनी मोर। टू टायर्ड मतलब इतना थक गया हूँ, और टू वॉक का मतलब कि मैं चल नहीं सकता। जब भी आप टू के साथ इफेक्ट दिखाएंगे तो इफेक्ट क्या होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। ये जो दैट दे कैन नॉट है ना, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा टू क्रॉस। तो आ जाओ, टू क्रॉस सेफली, ये फर्स्ट वाला राइट आंसर हो गया, बाकी दैट वाला बिल्कुल नहीं। अगर सो लगा होता तो दैट लगता। जैसे देखो एक सेंटेंस सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुनो। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम सो टायर्ड, ठीक, आई एम सो टायर्ड, तो कहूँगा दैट आई कैन नॉट वॉक एनी मोर। अगर कहेंगे आई एम टू टायर्ड, तो दैट कैन नॉट नहीं लगाना, आई एम टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक एनी मोर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, 37 है। 37 में फिर अंडरलाइन किया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का है भाई। राहुल्स कैपेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऑफ लगन, राहुल्स कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेज। अच्छा, तो वो दो भाषाएं बोल लेता है, तो उसके लिए एक वर्ड क्या लगाओगे, बाय, दो है ना, टू लगा है तो बाय लगाना पड़ेगा। तो बाय डायलैक्टिकल, बाय डायलैक्टिकल मतलब दो बोलियां हैं। जैसे हिंदी में सब मुझे अवधी भी आती है, भोजपुरी भी आती है, तो ये बाय डायलैक्टिकल हो गया। बाय लिंगुअल नहीं होगा, बाय लिंगुअल होता है ना, जिसकी दो भाषा होगी तो लिंगुअल लगेगा। ये बाय लिंगुअल, लिंगुआ होता है भाषा के लिए, तो बाय लिंगुअल जो दो भाषाएं बता। बाय कल्चरल का मतलब जिसको दो कल्चर वाला पर्सन होता है, और लिंगुअल का मतलब क्या, तो लैंग्वेज से रिलेटेड। बाय डायलैक्टिकल, डायलैक्ट जिसकी दो होती हैं। टू डायलैक्ट्स मतलब अ पर्सन हु कैन स्पीक इन टू डायलैक्ट्स बाय डायलैक्टिकल, अ पर्सन हु बिलोंग टू टू कल्चर्स तो बाय कल्चरल, अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेज बायलिंगुअल। ठीक है, अब आ जाओ 38 में। 38 में क्या होता कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो पिकाबू, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी चौकी, ये पिकाबू होता है। पिकाबू जानते हो, एक खेल होता है, ज़्यादा नहीं पता हो तो गूगल पे डाल के देख लेना। पिकाबू छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो छोटे बच्चे कभी गायब हो जाते हैं, कभी अपीयर हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी आता है, हाइड एंड सीक की तरह होता है, छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं, यंग चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्पेलिंग इसकी ये वाली सही है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में। तो 39 है। 39 में आपका एंटोनिम बताना है आपको, किसका, लैंग्वेज का। और लैंग्वेज किसको कहते हैं, लैंग्वेज थोड़ा लेजी टाइप का आदमी होता है। ठीक है, लेजी, आलसी, थोड़ा सुस्त होता है, बहुत एक्टिव नहीं होता है। तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा इसका। एक्सेप्शनल का मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, ये लगेगा नहीं। लॉयल क्या फेथफुल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एनर्जेटिक ये लगा सकते हो, एनर्जेटिक मतलब बहुत एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 40 आ गया ये। 40 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, स्ट्राइव का। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है स्ट्रगल करना। और स्ट्रगल करना क्या होता है, कोशिश करना। ठीक है, स्ट्रगल क्या होता है, एफर्ट करना, ट्राई करना, एफर्ट करना। एफर्ट में ई होना चाहिए, गलत लिख दिया था मैं, समझ गए हो ना अब तो। और एक छोटा है तो अटेम्प्ट करना कर लो, और क्या यहाँ लिखा है, अटेम्प्ट करना हो जाएगा आपका साइनोनिम। एज्यूम, कुछ कोई चीज़ सोचना होगा। ट्रबल जानते हो, सपोर्ट जानते ही हो। नेक्स्ट होगा आपका क्लोज टेस्ट। चलो क्लोज टेस्ट करना क्या है, पैराग्राफ में 5 फिलर हैं, कहाँ क्या लगेगा पहले से ही कहानी पता है आप लोगों को। चाइल्डहुड इज एन इम्पोर्टेंट फेज इन पर्सनस लाइफ। किसी भी पर्सन के लाइफ में चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। चिल्ड्रेन आर फ्री फ्रॉम वरीज, बच्चे क्या होते हैं,
फ्री फ्रॉम वरीज, हर तरह की चिंताओं से मुक्त, टेंशन से मुक्त, स्ट्रेसलेस होते हैं। सो दे लीड अ वेरी डैश लाइफ, इसलिए वो कैसे, देखो हर चीज वरी से फ्री होंगे, टेंशन से फ्री होंगे, स्ट्रेस से फ्री होंगे तो कैसी लाइफ जिएंगे, स्ट्रेसफुल या केयर फ्री। तो स्ट्रेसफुल तो होगा नहीं, कैसी लाइफ जिएंगे, केयर फ्री जिएंगे। कासस, जब कोई चिंता ही नहीं है तो कासस क्यों होगा, और कोई चिंता नहीं है तो केयरफुल क्यों होगा, तो क्या होगा, एकदम केयर फ्री लाइफ, बिंदास ज़िंदगी जीते हैं वो, ठीक। उनको कोई परवाह नहीं होगी कि हमारी फ़ीस कल जमा करनी है, पापा के पास है पैसे कि नहीं पैसे, आके बोल दें पापा फ़ीस, बात ख़त्म हो गया, उनके ऊपर जिम्मेदारी ख़त्म। अच्छा आगे आ जाओ, दिस इज़ द ओनली रीजन दे क्रिएट गोल्डन एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। अब वो चूँकि केयर फ्री लाइफ जीते हैं तो इसी जीवन में, चाइल्डहुड में वो कैसी एकदम मतलब मार्वेलस मेमोरीज तैयार कर लेते हैं, एकदम क्या यादें तैयार होती हैं इनकी। विच आर डैश इन देयर एडल्टहुड, अब यही यादें उनकी एडल्टहुड में क्या होती हैं, डैश कर दी जाती हैं, ठीक है। तो एडल्टहुड में डैश की जाती है क्या, एडल्टहुड में उनको याद करेंगे बार बार। फिर आएगा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू शेप द फ्यूचर ऑफ देयर चाइल्ड, ये गार्जियन और उनको पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने चाइल्ड के फ्यूचर को शेप करें। इट इज़ वेरी डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चे का बचपन, एंड कैन ड्रिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि उसमें बच्चा भटक सकता है, बचपना होता है गलत डायरेक्शन में भटक सकता है। इफ़ दे हैव मेड एनी मिस्टेक, अगर बच्चे ने कोई गलती है तो वी शुड डैश देम, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मिसबिहेविंग विद देम, वो तो उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हाउ वी हैव बिहेव्ड विद देम, हमने उनके साथ कैसा बिहेव किया है, वो उनके डैश देयर माइंड, तो उनको वो दिमाग में छप जाता है। तो पहला तो हम लोग फिल कर चुके हैं, अब दूसरे वाले में आ जाओ। सेकंड वाले फिलर के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, इन्होंने कहा कि ये वो बचपन वो समय होता है जब उनके पास गोल्डन यादें होती हैं, तो एडल्ट होते हैं तो उन्हीं गोल्डन यादों को वो याद करते हैं। याद करते हैं तो निगलेक्ट तो होगा नहीं, डंप भी नहीं होगा, ब्लॉक भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, चेरिश करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो सेकेंड वाला आ जाएगा। अब इस वाले फिलर पे आ जाओ, थर्ड वाले पे, यहाँ क्या लगाओगे, तो इन्होंने कहा कि बच्चे का मतलब इट ही एज ही इज़ वेरी डैश एंड कैन ड्रिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, तो बच्चा जो होता है ना बहुत डैश होता है, वो भटक सकता है, डेविएट हो सकता है। तो बच्चा क्राफ्टी होगा, नहीं होगा। बच्चा क्या होता है, मेच्योर होता है, नहीं होता है। बच्चा गिल्टी होता है, नहीं होता है। बच्चा इनोसेंट होता है, यस बच्चा इनोसेंट होता है, मासूम होता है, भटक सकता है ना बचपना। आगे लिखो, चौथे वाले फिलर में आ जाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे, वी शुड डैश देम इंस्टेड ऑफ मिसबिहेविंग, हमें उनके साथ डांट फटकार नहीं, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, अगर उन्होंने कोई गलती है तो उनको डैमेज करना चाहिए, नहीं। अगर उन्होंने कोई गलती है तो डिजाइन करना चाहिए, नहीं। अगर उन्होंने गलती की है तो क्रिएट करना चाहिए या रेक्टिफाई किया चाहिए, तो रेक्टिफाई करना चाहिए। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी गलती को सुधारना चाहिए, उनकी गलती उनको बताना चाहिए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हाउ वी बिहेव देम, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो उनके दिमाग में क्या होगा, वो उनके दिमाग में कलर्ड हो जाएगा, नहीं। वो उनके दिमाग में पब्लिश हो जाएगा या ब्लीच हो जाएगा। ब्लीच का मतलब क्या होता है, साफ़ हो जाना, ब्लीच कहते हो नहीं, साफ़ हो जाता है। तो साफ उनके दिमाग से साफ़ तो होगा नहीं, ना पब्लिश होगा, बल्कि उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए, इम्प्रिंट मतलब उनके दिमाग में छप जाता है एकदम से, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन आ गए। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। द क्वेश्चन में क्या है, डिफ़िकल्टी टू स्टे या लिव इन, तो उसको क्या कहते हो, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन का कि मैन काइंड सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू द पेस्ट सोली डिपेंड्स ऑन, मैन काइंड का सर्वाइवल किस पर डिपेंड करता है। आगे आ जाओ, इन्होंने कहा कि टोन क्या है, पढ़ने पता चलेगा। इन्होंने कहा कि सोल को 10 सेंटीमीटर ऑफ सोल को ब्लैक होने में, रिन्यू होने में कितना समय लगता है, रिक्वायर्ड रिन्यू करने में, ठीक है। अब इसमें पैसेज मिल गए तो फैक्ट होगा, देख लेंगे। टाइटल पूछा है अगला, ठीक है चलो। तो पैसेज में आ जाओ, यहाँ पे पैसेज में क्या लिखा है, हैव यू एवर टेकन द टाइम टू स्टॉप एंड कंसीडर द डर्ट अंडर योर फीट। लियोनार्डो दा विंची सेड वी नो मोर अबाउट द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब ग्रह, चंद्रमा, तारे, इनके मूवमेंट के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, दैन अबाउट द सॉइल अंडर फुट, हमारे पैर के नीचे जो मिट्टी है उसके बारे में हम कम ही जानते हैं। तो येट आवर वेरी सर्वाइवल एज ह्यूमन is intimately linked with the health in a thin layer of soil। तो इन्होंने कहा ह्यूमन की सर्वाइवल किस पर डिपेंड करती है, वो सॉइल पर डिपेंड करती है। एक आंसर मिल गया हमारा। सॉइल प्रोवाइड्स सोसाइटी विद एसेंशियल फूड, फीड, फाइबर एंड रॉ मटेरियल एज वेल एज बीइंग होम, ठीक है। ये घर भी है मिट्टी, अ क्वार्टर ऑफ द अर्थ बायोडाइवर्सिटी। सॉइल आर आल्सो द लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कार्बन रिजर्वायर ऑन अर्थ, द and although highly dynamic and very fragile,
चॉप अ फॉरेस्ट डाउन, अगर एक पहाड़ को, एक जंगल को आप चॉप डाउन कर लो, काट के गिरा दो, तो इट माइट ग्रो बैक इन 50 ईयर्स। जंगल काट के गिरा दोगे तो 50 साल में वो जंगल फिर उग जाएगा। लेकिन लूज 10 सेंटीमीटर ऑफ सॉयल, अगर आप 10 सेंटीमीटर सॉइल खो देते हैं, लूज कर देते हैं, तो गेट रेडी, तो कितना लगेगा? 1000 ईयर लगेगा एक सॉइल बनने में 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर था। उसके बाद लिखा है गेट इट ब्लैक, विदाउट सॉइल और प्लैनेट वुड बी इन रिकॉग्नाइजेबल टू अस। बिना सॉइल के हमारा जीवन, हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा? अनरिकॉग्नाइजेबल होगा हमारा प्लैनेट। एंड मोर लाइक बैरन आर इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या होगा? इनहॉस्पिटेबल का मतलब जहाँ रहना मुश्किल होगा, जहाँ हम रह नहीं पाएंगे। सरफेस ऑफ द मून और मार्स, मून या मार्स के सरफेस की तरह हो जाएगा। अनटिल रिसेंटली वी डिड नॉट इवन नो हाउ डीप सॉइल बिलो आवर फीट इज, लाइक द बेस्ट मिस्ट्रीज। अ बिट ऑफ डिगिंग और is required for soils to be fully understood, for their history to be laid here. आगे लिखा है when they are visible, a range of questions arise. What does the variation in color with depth mean? How much carbon is stored? Is the soil dense or light, damaged or healthy? Answering these questions is important, but presents a significant challenge, may require years of training. चलिए, तो हमारा आंसर क्या है? डिफ़िकल्ट टू स्टे, मतलब जहाँ रहना बहुत कठिन हो जाएगा, उसके लिए क्या वर्ड आया था? इनहॉस्पिटेबल आया था। क्लियर? अभी मैंने बताया था आपको। और हमारी लाइफ किस पर डिपेंड करती है? जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा सॉइल पर डिपेंड करती है, मिट्टी पर डिपेंड करती है। अगला देखो वर्ड क्या है इसमें, टोन क्या है? सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक है? नहीं। अलार्मिंग है? यस, हमको अलार्म है, हमें एक तरह से चेतावनी दी है, अलार्म दिया है। डॉगमेटिक मतलब क्या होता है? जिद्दी, हठी, वो अलग, घमंडी टाइप का नहीं है, नो बिल्कुल नहीं। डेरेजिव मतलब उपहास उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ये भी नहीं है। और इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर मिट्टी को सॉइल बनने में कितना समय लगेगा, तो आपने बताया था इसमें 1000 ईयर लगा था। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, इसका टाइटल क्या हो सकता है? मिस्ट्रीज अंडर वंस मैन्स फीट, मतलब हमारे पैर के नीचे क्या रहस्य है, ये हो तो सकता है। नेसेसिटी ऑफ माइनिंग, माइनिंग के बारे में बात ही नहीं है। मून एंड मार्स, इस पर बात ही नहीं हुई है % पे। इनहैबिटेबल यूनिवर्स, इनहैबिटेबल कहा तो, लेकिन यूनिवर्स के बारे में कह दिया, तो ये गलत होगा। फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन से हम 29 जून का सेकंड शिफ्ट कर चुके हैं। एक शिफ्ट आपका और बचा हुआ है, वो कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।